नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी एक्सीडेंट एक्सीडेंट के रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस, जैसे इंसिडेंट या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस एटसेट्रा। उसके अलावा हमने IS 3786 में डिटेल्स में एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा है, एक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और उसके जो कंपेंसेशन रहते उसके बारे में पढ़ा है। अभी एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, यानी एक्सीडेंट को कैसे रोका जाता है, या फिर एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसको कहेंगे हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक। तो जैसे नॉर्मली कोई भी ऑडिट के बाद करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, ये दो प्लान रहते हैं। करेक्शन यानी जो भी आपके ऑलरेडी प्लान रहते हैं, जो भी आपकी प्रोसीजर से, ऑपरेशन से, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से या डिजाइन पैरामीटर से, उसमें अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको मॉडिफाई करना, उसको करेक्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना। लेकिन अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है, नियर मिस हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, वो नियर फ्यूचर में रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ प्रिवेंशन मेजरमेंट्स लेने चाहिए। और अगर एक्सीडेंट के बारे में ऐसे कुछ प्रिवेंशन मेथड्स होंगे तो उसको ही हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो ये नॉर्मली जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, ये टॉप मैनेजमेंट का प्रायोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी अगर आपने अलग अलग जो एक्सीडेंट के केसेस देखे, उसमें स्पेशली अगर आप बात करेंगे फायर और एक्सप्लोजन के बारे में, तो फायर केसेस या एक्सप्लोजन जो केसेस है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, चाहे वो फैटेलिटी केसेस रहो यानी कि डेथ, या फिर आपके इंजुरीज हो, नंबर ऑफ इंजुरीज रहो, सिविरिटी ऑफ इंजुरीज रहो, या फिर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो फायर या एक्सप्लोजन अगर केस होती है तो उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लॉसेस आपको अवॉइड कर रहे हैं और एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ काम करना है, तो वो एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड्स आपको मालूम चाहिए। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या होता है, एक्सीडेंट के कॉजेस क्या होते हैं, उसमें भी कुछ थ्योरीज है। उसमें से स्पेसिफिक जो है हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन, फिर अलग अलग जो जनरल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है वो हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल स्टेप्स क्या है एक्सीडेंट प्रिवेंशन के, एक्सीडेंट प्रिवेंशन की नीड क्या है, एक्सीडेंट के प्रिवेंशन के लिए जो मॉडल्स रहते हैं वो मॉडल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट प्रोनेस ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और अलग अलग पर्संस का जो रोल है एक्सीडेंट प्रिवेंशन में वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक्सीडेंट मालूम होना चाहिए, एक्सीडेंट के कॉजेस मालूम चाहिए। अगर आपको एक्सीडेंट के कॉजेस मालूम है, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर आप वो कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हैं और वो रिपीट नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं और कुछ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो ये एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो भी आप थ्योरेटिकल प्लानिंग करेंगे या एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे या कुछ परचेस का प्लान करेंगे या फिर कुछ प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कुछ ट्रेनिंग भी हो सकती है, इसमें कुछ मॉक ड्रिल हो सकते हैं, या फिर कुछ एक्शंस भी आपको लेना पड़ेंगे। जैसे अगर किसी ने कुछ अनसेफ एक्ट किया होगा तो उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अनसेफ कंडीशंस उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसके बेसिस पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो भी आप प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं या एक्शन लेते हैं, ये सभी रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, अगर वो सभी का टारगेट अगर ये है कि ये फ्यूचर में ये सेम एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और ये एक्सीडेंट स्टॉप होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट आपका टारगेट होना चाहिए, उसके लिए जो भी आप काम करते हैं वो सब एक्सीडेंट प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो ये एक्सीडेंट के नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये अनप्लान अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी या इवेंट है, यानी एक्सीडेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता या कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो हो जाता है। या फिर ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी होती है जहां पे हर स्टेप पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई नेग्लिजेंस होता है
और जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, चाहे वो मैनुअल एरर हो, चाहे वो कुछ हाउस क्लीनिंग का कुछ लैक्यूना हो, या फिर जो भी आपने प्लान किया है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन ना हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो इंजुरी हो सकती है, या इल इफेक्ट हो सकता है, फैटेलिटी भी हो सकती है, या प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, एनवायरमेंट पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इस पे कुछ भी अगर एडवर्स इफेक्ट होता है, चाहे वो एनवायरमेंट पे, इंडस्ट्री में, या मैन्युअल पे, या पर्सन्स पे, तो वो जो इंसिडेंट या इवेंट कहलाता है उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटीज आपको डिफाइन करनी है कि एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट को स्टॉप करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज आपको प्लान करनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस। तो जो रेगुलर एसओपी जो आपको दी जाती है, यानी कि सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो अगर वो आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम उसको अनसेफ एक्ट कहते हैं। या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर लाइंस दी गई है या फिर कोई एरिया दिया गया है, उसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको भी हम अनसेफ एक्ट्स कहते हैं। अगर जो कंडीशंस नॉर्मल एनवायरनमेंट या नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट ओरिएंटेड नहीं है और उसमें कुछ अगर दिक्कत आती है वहां पे काम करने के लिए, तो उसको हम अनसेफ कंडीशंस कह सकते हैं। तो ये जो अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट अगर आपको अवॉइड करने हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं या प्रोसीजर कर रहे हैं, या फिर आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसका नॉलेज चाहिए। और जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आपको जीरो एक्सीडेंट ओरिएंटेड ही काम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करके ही काम करना है, कोई भी अनसेफ एक्ट नहीं करना है, और वहां पे अगर कोई अनसेफ कंडीशंस होगी तो वो आपको क्लियर करना चाहिए। तो ये भी एटीट्यूड पे डिपेंड रहेगा। जैसे अगर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी रहेगी, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, तो ऑब्वियस वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस लगभग नहीं होते। उसके अलावा जो मेन एम है वो इंडस्ट्री को आपको बचाना है, कंट्री को बचाना है और ह्यूमैनिटी को बचाना है। तो ये मेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन का मेन एम होगा। अभी ये जो एक्सीडेंट आपको प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले आपको एक्सीडेंट क्लियर मालूम होना चाहिए और एक्सीडेंट के अलग अलग कारण जो होते हैं, यानी कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो जो टेक्निकल एरर्स होती है या फिर वहां पे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, तो मैकेनिकल ओरिएंटेड वहां पे मेंटेनेंस हो, या फिर इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड मेंटेनेंस हो, या केमिकल का नॉलेज हो, या फिर और कुछ इश्यूज हो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और शायद एक बार सॉल्व होने के बाद ये एक्सीडेंट रिपीट होने के चांसेस भी नहीं रहे। जैसे यहाँ पे अगर कोई आपने सेफ्टी वॉल यूज नहीं किया, या जो मैक्सिमम प्रेशर वाला सेफ्टी वॉल यूज करना चाहिए वो आपने यूज नहीं किया, या फिर आपने फ्यूजिबल प्लग यूज नहीं किया है, या फिर आपके पास जो मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग के डिवाइसेस है, जिसको हम मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस कहते हैं, जैसे प्रेशर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, या फ्लो इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, या फिर वॉल्यूम इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए सभी बातें यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। तो अगर ऐसे कुछ वहां पे चीज है कि जिसको आपको करेक्ट करना है, अगर रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, या फिर ऐड करना है, तो आप इजिली वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो क्लियर मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर कहीं जगह आपको 3 फेज सप्लाई यूज करना है, या फिर करंट सप्लाई ज्यादा हो रहा है, या फिर सर्किट ब्रेकर जो कैपेसिटी का होना चाहिए वो नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इन केस जो आपको केमिकल कहा गया है उसके अलावा अगर आपने कोई केमिकल यूज किया है, या फिर जो एनवायरनमेंट में या फिर जो कंपैटिबिलिटी डेटा के बेसिस पे दूसरे केमिकल्स के साथ उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए या फिर स्टोर नहीं करना चाहिए, ये अगर कुछ ऐसी बात होती है तो यहाँ पे केमिकल ओरिएंटेड जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है उसको डिटेल में पढ़ के आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कंपनी में लैबोरेटरीज में या टेस्टिंग्स में या प्रोसेस में ही कुछ रेडिएशन सोर्सेस आप अगर यूज करते होंगे, तो यहाँ पे रेडिएशन सोर्सेस की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं,
तो इसको भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि रेडिएशन जो एमिशन होते हैं, रेडिएशंस जो होते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल रूम यहाँ पे यूज करना पड़ेगी जहां पे रेडिएशन शील्ड हो सकती है, या फिर आपको खुद को जो ऑपरेटर है उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेडिएशन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ओरिएंटेड वो मटेरियल जो यूज करना है उसको लेके आप यूज कर सकते हैं। अभी जो हमने बात कही थी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये अलग अलग जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर कोई केमिकल स्पिल होता है, या फिर कहीं पे गैस लीक होता है, या फिर जो हीट आपको बताई गई है उससे ज्यादा हीट यहाँ पे आती है, या फिर आपने प्रेशर ज्यादा मेंटेन करके रखा है, तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एयर में गैस लीक हो सकता है, या फिर जो लिक्विड्स है वो ग्राउंड पे या सॉइल पे यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, या फिर जो हीट है वो वाटर में या एनवायरमेंट में भी ऐड हो सकती है, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन इश्यूज हो सकती है। तो ये अलग अलग एनवायरमेंटल के जो कॉजेस है इसके लिए भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग रीजंस है एक्सीडेंट के कॉजेस में। अभी यहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकल कॉज, फिजिकल कॉज और साइकोलॉजिकल कॉज, तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जैसे अभी हमको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या रेडिएशन के बारे में आपके पास कुछ ना कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस है, तो ये मेजरमेंट डिवाइसेस की वजह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। जो भी आज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये जो लिमिट्स दिए, हायर लिमिट्स या लोअर लिमिट जिसको हम सेट पॉइंट्स कहते हैं, तो हायर लिमिट से एक्सीड हो रहा है या नहीं, या फिर लोअर लिमिट से नीचे जा रहा है कि नहीं, ये आप मेजरमेंट डिवाइसेस से आप इसको देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल कॉजेस में आप ये मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस या जो प्रेडिक्शंस का जो स्किल है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रूटीन में काम करता है और वो कुछ सालों से काम कर रहा है, वो एक्सपर्टाइज भी है उस पर्टिकुलर काम में, लेकिन वो अगर डिस्टर्ब होता है तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। चाहे वो जो कंपनी का लोड हो, वर्कलोड हो, उसका प्रेशर हो सकता है, या फिर उसका फिजिकल फिटनेस की वजह से वो शायद डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर जो घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर बाहर कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब होता है। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो 100% काम पे नहीं होगा और उसकी वजह से वहां पे जो SOPs है वो शायद आपसे फॉलो नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक कोई मेजरमेंट डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये पता लगा पाए कि ये पर्टिकुलर पर्सन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस या फेस रीडिंग जो बातें हैं इसकी वजह से आपको शायद कुछ पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अभी डिस्टर्ब है, या फिर अगर आपको खुद को उसको मालूम होगा कि ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो वो जो वर्क है अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, या फिर कुछ दिनों के बाद जब तक वो बैलेंस नहीं होता या सेटल नहीं होता तब तक वो जो काम है वो दूसरे पर्सन के पास देना चाहिए। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस भी कुछ होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हेवी लोड होगा लिफ्टिंग का, या फिर आपको कोई हेवी वर्क होगा, या फिर हाई टेम्परेचर के पास कुछ वर्क होगा, जैसे फर्नेस या बॉयलर के एग्जाम्पल से, या स्टील इंडस्ट्रीज या फाउंड्री इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, वहां पे हीट हायर साइड में रहती है, यानी कि टेम्परेचर हायर साइड में होता है। और अगर आप कुछ जो टायर इंडस्ट्रीज है या स्टील इंडस्ट्रीज है, अगर वहां पे कुछ मैनुअल आपका जो इंडस्ट्री है तो मैनुअल ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो वहां पे हेवी वर्क होता है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस के भी चांसेस वहां पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मसल ओरिएंटेड या स्केलेटन ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी इश्यू हो सकते हैं, जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर जिसकी अगर
पर्टिकुलर नींद नहीं होगी ठीक तरह से तो शायद वो हेडेक का इश्यू हो सकता है। अगर हेवी लिफ्टिंग होती है उसकी वजह से बैक एक का प्रॉब्लम होता है, या फिर शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, या फिर रिस्ट का पेन होता है, या फिर अगर किसी को अगर कुछ डाइजेशन ओरिएंटेड इश्यूज है तो वहां पे एसिडिटी ओरिएंटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सभी जो रीजंस है, ये सभी रीजंस का एक मेजर इम्पैक्ट होता है कि आपका जो रेगुलर काम है उस पर 100% फोकस नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कॉजेस है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। अभी इसमें जो हमने बात की थी, ये जो डिस्कशन किया था, ये पर्टिकुलर डिस्कशन पॉइंट टू पॉइंट है कि ये जैसे हमने साइकोलॉजिकल कॉजेस बताए थे, साइकोलॉजिकल कॉजेस में हमने बात की थी अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा, या वो मोटिवेटेड नहीं होगा, या फिर कुछ सोच के ही आता होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड आता होगा, या फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इमोशनल है, या फिर रॉन्ग एटीट्यूड ओरिएंटेड काम कर रहा है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसको हम साइकोलॉजिकल कॉजेस कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल केस में हमने जो बताया था कि मेल फीमेल बेसिस पे, या आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बेसिस पे, आपका एज के बेसिस पे भी जो काम है उसको भी चेंज किया जाना चाहिए। तो अगर आपका 20 to 40 इयर्स का एज है तो आप हेवी वर्क कर सकते हैं। 40 के क्रॉस करने के बाद जहां पे आपको इश्यूज है वहां पे वो हेवी वर्क अवॉइड करना चाहिए और वहां पे सॉफ्ट वर्क देना चाहिए। अभी जो लोग कंप्रेसर्स रूम में काम करते हैं, या फिर ब्लोअर रूम में काम करते हैं, बॉयलर रूम में काम करते हैं, या फिर ऐसी मशीनरीज या इक्विपमेंट्स के पास काम करते हैं जहां पे उनकी हियरिंग थ्रेशोल्ड शिफ्ट शायद हो चुकी होगी और उनका हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो चुका होगा, तो उनको भी वो एक्चुअली जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो चेंज करना चाहिए। जिनको अगर 40 के बाद विजन का इश्यू होगा तो उनको जो माइक्रो लेवल काम है वो अवॉइड करनी चाहिए। जो फिजिकल के बारे में हमने बात कही थी कि आपका हेवी वर्क कितना है, उसके अलावा भी जो अभी फैक्टर एक्ट में अमेंडमेंट आ चाहिए उसमें रिपीटेशन ऑफ वर्क भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो सिर्फ आपका लोड या वेट कम है और आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लिफ्टिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं वेट की वजह से, या फिर आपके गेस्चर या पोस्चर ठीक तरह से ना होने की वजह से, या फिर जो आपका वर्क का फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन का, वो अगर रिपीटेशन ज्यादा होता है, या फिर अगर आप कहीं पे कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, या फिर वर्किंग एट हाइट काम कर रहे हैं, या फिर टैंक्स में काम कर रहे हैं, या फिर बॉयलर्स में काम कर रहे हैं, वेसल्स में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमने बातें कही थी, जो नॉइज या वाइब्रेशन ओरिएंटेड हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड हो सकती है, कुछ टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस ओरिएंटेड हो सकती हैं, ये सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन के कॉजेस में आएगी। और ये एनवायरनमेंट के बारे में हमने जो बात कही थी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे थर्मल पोल्यूशन भी हो सकता है।